जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ये जो मानचित्र देख रहे हैं खूबसूरत सा, दरअसल अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग हेडिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। किसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा मेरा चैनल पे आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबाइए और देखते हैं तो सर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका दरअसल कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, वर्ल्ड मैप का क्लास चल रहा है तो ये आपका टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। जब बात अफ्रीका महाद्वीप का आता है तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश है? तो सर अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है। 55 देश है, जिसमें से 49 देश मुख्य भूमि पर है और 6 देश द्वीपीय है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देखा जाए तो 55 देश है। 55 में से 49 देश मुख्य भूमि पर है। 49 देश जो है इसका वो बसा हुआ है मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर, जबकि 6 देश द्वीपीय है। 6 देश कैसा है? द्वीपीय है, द्वीपीय। अफ्रीका महाद्वीप में 6 देश द्वीपीय है और 49 देश मुख्य भूमि पर है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी विशेषता यह है कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है सर? तो इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप हर चीज में पिछड़ा हुआ है। तो हर चीज में पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से यहाँ बहुत सारा देश है जो पूरा गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसके कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप का अगर पृथ्वी पर अगर गोलार्ध की बात की जाए तो ये अपना पृथ्वी है सर, देख रहे हैं, ये अपना पृथ्वी है और बीच में गुजरता है विषुवत रेखा। पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली लाइन क्या है? विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा से ऊपर चलेंगे तो कर्क रेखा और नीचे आएंगे तो मकर रेखा है। और यहीं पे आपको अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार मिलेगा। आपको इसी क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप पाया जाता है। तो ये जो महाद्वीप देख रहे हैं दरअसल इसे क्या कहा जाता है? इसी महाद्वीप को कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप कहीं ना कहीं पृथ्वी के मध्य भाग में है, पृथ्वी के मध्यवर्ती एरिया में है। और अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि तीनों रेखा यहां से होकर गुजरती है। अफ्रीका से 3 प्रमुख अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो जो 3 प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है कौन कौन सा? तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो एक आपका है कर्क रेखा और उसके नीचे है मकर रेखा और बीच में क्या है सर? विषुवत रेखा है। तो ये तीनों प्रमुख अक्षांश यहां से होकर गुजरता है और वही मैंने यहां पे दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांश रेखा होकर गुजरता है। अब जो 3 प्रमुख अक्षांश रेखा होकर गुजरता है, अब जरा समझिएगा ध्यान से कि अफ्रीका महाद्वीप पे द्वीपीय देशों की संख्या कितनी है? 6 है। तो उन 6 द्वीपीय देश है कौन कौन सा, पहले उसका वर्णन कर देते हैं सर। आइए देखते हैं। अफ्रीका में एक द्वीपीय देश आपको यहां पे मिलेगा। आप देखिए अफ्रीका का चौहद्दी। अफ्रीका के उत्तर में आइएगा तो एक सागर मिलेगा जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप है। जो रंगा हुआ भाग है वो यूरोप है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है और अफ्रीका के दक्षिण में अंटार्कटिका है। दक्षिण में क्या है सर? दक्षिण में लिख सकते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका नाम का महासागर भी है। तो उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में अंटार्कटिका है, जबकि पूर्व में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। यह है अफ्रीका का चौहद्दी। अब जरा सोचिए कि अफ्रीका में जो 3 प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरता है यह एक ऐसा मात्र महाद्वीप है और इसमें से 6 द्वीपीय देश से पहले उसका जिक्र करते हैं। एक द्वीपीय देश यहाँ पे है, दरअसल इस द्वीपीय देश का नाम है मैडागास्कर। अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है यहाँ पे मैडागास्कर। और फिर आप देखिएगा
मेडागास्कर के दक्षिण पूरब की ओर, मेडागास्कर जहां पे उसके दक्षिण पूरब की ओर, एटलस में देखिए आप, तो मेडागास्कर के दक्षिण पूरब की ओर एक द्वीपीय देश मिलेगा जिसका नाम होगा मॉरिशस। मॉरिशस, मॉरिशस। और मॉरिशस में ज्यादातर जनसंख्या हिंदू जनसंख्या है और मॉरिशस की भाषा भोजपुरी है। यहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, यहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है। हालांकि मॉरिशस के नीचे एक द्वीप है और जिसका नाम है रियूनियन द्वीप, लेकिन रियूनियन द्वीप पर राजनीतिक अधिकार फ्रांस का है। रियूनियन नाम का द्वीप है यहाँ पे, हालांकि रियूनियन रियूनियन द्वीप, तो जो रियूनियन नाम का द्वीप है इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? फ्रांस का है। क्या यह स्वतंत्र देश है? नहीं, रियूनियन द्वीप पर राजनीतिक अधिकार फ्रांस का है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने नीचे लिख दिया है, हालांकि मॉरिशस के ऊपर है रियूनियन द्वीप, ठीक है, मॉरिशस के ऊपर आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे आसपास में आप देख लीजिएगा एटलस में, मॉरिशस है, रियूनियन द्वीप है। रियूनियन द्वीप पर राजनीतिक अधिकार फ्रांस का है, यानी कि 6 द्वीपीय देश में से एक द्वीपीय देश मेडागास्कर। और याद रहे, मेडागास्कर अफ्रीका का 6 द्वीपीय देशों में से सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अफ्रीका में 6 द्वीपीय देश है, इन 6 द्वीपीय देशों में से सबसे बड़ा द्वीपीय देश का नाम मेडागास्कर है। और मेडागास्कर से मकर रेखा होकर गुजरती है, ऊपर से कर्क रेखा, बीच से विषुवत रेखा और नीचे से मकर रेखा। तो मकर रेखा मेडागास्कर से होकर गुजरती है और मेडागास्कर अफ्रीका के 6 द्वीपीय देशों में सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। नोट कर लीजिए आप। मेडागास्कर के नीचे द्वीपीय देश का नाम क्या है? मॉरिशस। मेडागास्कर से ऊपर चलेंगे तो फिर एक द्वीपीय देश आपको मिलेगा यहाँ पे। मेडागास्कर से ऊपर चलेंगे तो एक द्वीपीय देश मिलेगा, इसका नाम है कोमोरोस। कोमोरोस है। और कोमोरोस से ऊपर फिर चलेंगे तो एक और द्वीपीय देश मिलेगा, सेशल्स। एक और द्वीपीय देश मिलेगा, इसका नाम है सेशल्स। सेशल्स या सेशल्स, तो यहां लिखते हैं सर सेशल्स, से सेशल्स। तो सेशल्स नाम का यहाँ पे द्वीपीय देश है, सेशल्स। अब आप देखिए जरा, 4 द्वीपीय देश मैंने बता दिया। रियूनियन स्वतंत्र देश नहीं है, रियूनियन पर राजनीतिक अधिकार फ्रांस का है। रियूनियन एक प्रकार का द्वीप है। जो अफ्रीका का 6 द्वीपीय देश है उसमें से 4 द्वीपीय देश हिंद महासागर में स्थित है, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में है, जिसमें से मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। नोट कर लीजिएगा, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। मॉरिशस में हिंदू जनसंख्या रहता है, भोजपुरी भाषा बोला जाता है। और ऊपर चलिएगा तक कोमोरोस है, ऊपर सेशल्स है। अफ्रीका के 6 द्वीपीय देशों में से सबसे छोटा द्वीपीय देश का नाम सेशल्स है। अफ्रीका में 6 द्वीपीय देश है, उन 6 द्वीपीय देशों में से सबसे छोटा द्वीपीय देश का नाम सेशल्स है। नोट कर लीजिएगा। और 4 द्वीपीय देश तो आपने देख लिया, 1 2 3 4, और 2 और द्वीपीय देश है। एक द्वीपीय देश आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है साओ तोमे। इसका नाम है साओ तोमे, पूरा नाम है साओ तोमे प्रिंसेप। इसका पूरा नाम है साओ तोमे प्रिंसेप। तो साओ तोमे नाम का यहाँ पे द्वीपीय देश है यहाँ पे। और सर साओ तोमे जो द्वीपीय देश है यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। पूरा नाम है साओ तोमे प्रिंसेप, जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और मकर रेखा मेडागास्कर से होकर गुजरती है। तो आपने 4 1 5 देख लिया। एक और द्वीपीय देश आपको मिलेगा यहाँ पे, इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में एक द्वीपीय देश आपको यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम है केप वर्डे द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है केप वर्दे। तो केप वर्दे द्वीप है यहाँ पे, देख रहे हैं, ये वाला जो द्वीप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है? केप वर्डे द्वीप है। तो अफ्रीका में 6 द्वीपीय देश का नाम कुछ इस प्रकार है, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, साओ तोमे, प्रिंसेप और केप वर्डे द्वीप, जिसमें से विषुवत रेखा होकर गुजरती है साओ तोमे से, मेडागास्कर से मकर रेखा होकर गुजरती है। सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर, सबसे छोटा सेशल्स। आगे जरा सुनिएगा सर, गौर कीजिएगा। अब जिस अफ्रीका का चर्चा हो रहा है उस अफ्रीका की दूसरी सबसे बहुमूल्य बात यह है कि अफ्रीका महाद्वीप से जब तीनों रेखा होकर गुजरती है तो आपको जानना है सर कि ये जो लाइन देख रहे हैं इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा अफ्रीका के 4 देशों से गुजरती है। उन 4 देशों का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो देश देख रहे हैं इसका नाम है नामीबिया। मैंने NA लिखा है, NA का मतलब क्या होता है? नामीबिया। तो नामीबिया नाम का देश है, NA मतलब होता है नामीबिया। नामीबिया के बाद जो देश है उसका नाम है बोत्सवाना। मैंने शॉर्टकट में BO लिख दिया है, आप एटलस में देखते चलिएगा। नामीबिया देश है, ठीक है ना? और उसके बाद क्या है? बोत्सवाना है, नामीबिया, बोत्सवाना।
और नीचे का कंट्री देख रहे हैं, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, यहां लिखते हैं सर साउथ अफ्रीका, एफ साउथ अफ्रीका है। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। और उसके बाद देखिएगा तो एक देश मिलेगा यहाँ पे, मोजाम्बिक। ये वाला कंट्री देख रहे हैं, इसका नाम क्या है सर, मोजाम्बिक। मैंने शॉर्टकट में एमओ लिख दिया है, मोजाम्बिक। और लास्ट में ये वाला देख रहे हैं आप, द्वीपीय देश, इसका नाम क्या है, मेडागास्कर है। तो आपने क्या देखा कि जो मकर रेखा है यहाँ के 5 देशों से होकर गुजरती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। आप नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए सर, जो 5 देश है कौन कौन सा है वो सुनते चलिएगा ध्यान से। मैंने बताया नामीबिया से गुजरता है, बोत्सवाना से गुजरता है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरता है और मोजाम्बिक से गुजरता है और मेडागास्कर से होकर गुजरता है। नामीबिया वही देश है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी 8 चीते लाए हैं। 8 चीता कहां से आया, 8 चीता, वही चीता जंगल में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है, चीता होता है। तो मोदी जी 8 चीता नामीबिया से लाए हैं और लाकर उसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है, उसी वही कुनो नेशनल पार्क में उन 8 चीतों को छोड़ा गया है जो लाया गया था कहां से, नामीबिया से। आप लोग नोट कर लीजिएगा। नामीबिया के बगल में क्या है, बोत्सवाना है। बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है। बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। चलिए सर यहाँ पे लोकेशन देते हैं मरुस्थल का, ताकि आप यहाँ पे पहचान सकें। तो इस क्षेत्र में मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल कहां पड़ता है, बोत्सवाना में है। और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। कालाहारी मरुस्थल की विशेषता यह है, रियलिटी में कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में है। अब यूपीएससी का तो एग्जाम आपको देना नहीं है, जिनको देना है उनके लिए ठीक है। तो यूपीएससी पूछता है कि निम्नलिखित, एक बार पूछा था कि निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल नहीं है। तो सर 3 के अलावा चौथा कंट्री रहेगा, वहां पे नहीं है। बोत्सवाना में भी है, नामीबिया में भी है, दक्षिण अफ्रीका में भी है, तीनों देशों में है। लेकिन जितने भी छोटा छोटा एग्जाम होता है, एसएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, जीडी, जो भी आप एग्जाम देते हैं आप, तो इन परीक्षाओं में पूछा जाता है बोत्सवाना जो है कंट्री, वहीं पे कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल का अधिकांश विस्तार बोत्सवाना में है। इसलिए आपको भी यही याद करना है कि कालाहारी मरुस्थल कहां है, बोत्सवाना में है, ठीक है। रियलिटी मैंने आपको बता दिया है। और कालाहारी मरुस्थल में विश्व की सबसे बड़ी पक्षी पाई जाती है, जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि कहां पड़ता है, बोत्सवाना में है। और यहां पर एक विशेष प्रकार का जनजाति पाया जाता है, जिस जनजाति को बुशमैन जनजाति कहा जाता है। आपने सुना भी होगा कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं सर, जो नामीबिया जो नामीबिया है, यहां पे एक मरुस्थल भी है, नामीब का मरुस्थल। आपको ध्यान रखना होगा कि नामीब का मरुस्थल कहां है, नामीबिया में है। नामीब का मरुस्थल नामीबिया में है और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। तो नामीबिया से 8 चीता आया है, 8 चीता को लाया गया है, ठीक है। और आपने देखा क्या, बोत्सवाना एक कंट्री क्या है, बोत्सवाना, बोत्सवाना। और बोत्सवाना में एक मरुस्थल है कालाहारी। और इसी कालाहारी मरुस्थल में विश्व की सबसे बड़ी पक्षी पाई जाती है, शुतुरमुर्ग। ये वही शुतुरमुर्ग है जिसे ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। सीबीएसई वाले लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। इसका भारी भरकम शरीर होता है और पंख काफी छोटा होता है, जिसके कारण अपने ही वजन को लेकर उड़ नहीं पाती है, अर्थात न उड़ने वाली पक्षियों की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। और भोजन के अभाव में, भोजन न मिलने पर कक्कड़ पत्थर खाकर भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम है। वो पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो संसार की सबसे बड़ी पक्षी है। जबकि यहां पे बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है, बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। कहां पे, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति, ठीक है। और इस कालाहारी मरुस्थल से भी मकर रेखा होकर गुजरती है। आगे चलेंगे तो दक्षिण अफ्रीका देश मिलेगा। आगे चलेंगे तो कौन सा देश मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद क्या है, मोजाम्बिक है। उसके बाद मोजाम्बिक, उसके बाद मेडागास्कर है। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी कई विशेषताएं हैं।
जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग, और उसी के नीचे एक जगह है किम्बरले, यानी जोहान्सबर्ग और किम्बरले, एक जगह है जोहान्सबर्ग, उसके नीचे किम्बरले। तो दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है उसे स्वर्णिम नगर कहा जाता है, वहां पे सोना का माइंस पाया गया है, खादान पाया गया है। जबकि किम्बरले में खुदाई करके हीरा निकाला जाता है, इसलिए किम्बरले को हीरे का नगर कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, यहां लिखते हैं सर साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है इसकी विशेषता बता रहे हैं सर। तो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जो है दरअसल इसे स्वर्ण नगर कहा जाता है, स्वर्ण नगर, क्योंकि यहां पे सोना का खादान मिला है। और अगर देखा जाए नीचे जोहान्सबर्ग के नीचे तो किम्बरले नामक स्थान है, किम्बरले, और जो किम्बरले नामक स्थान है उसकी विशेषता यह है, किम्बरले नामक स्थान है उसकी विशेषता यह है कि किम्बरले को हीरे का नगर कहा जाता है, इसे हीरे का नगर कहा जाता है, हीरे का नगर। क्यों? क्योंकि हीरा का माइंस मिला है यहां पे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में देखिएगा तो एक बंदरगाह भी मिलेगा आपको, डरबन, डरबन बंदरगाह। महात्मा गांधी जब आए थे गुजरात से 1893 में, तो डरबन बंदरगाह के पास ही रुके थे, समुद्री जहाज से आए थे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जाके ट्रेन पकड़े थे तो उन्हें चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। ये घटना आप इतिहास में पढ़िएगा, ज्योग्राफी में नहीं है। तो डरबन नामक जो बंदरगाह है वो अफ्रीका में है। और अफ्रीका का सबसे निचला भाग, अफ्रीका का जो सबसे निचला भाग है दरअसल उसका क्या नाम है, तो मैं अंटार्कटिका को मिटा दे रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है। तो जो अंटार्कटिका का जो निचला भाग है, सॉरी जो दक्षिण अफ्रीका का जो निचला भाग है, इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जिसका खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। दक्षिण में क्या है सर? केप ऑफ गुड होप, गुड होप कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप। तक केप ऑफ गुड होप कहां है? दक्षिण अफ्रीका में, दिख रहा है ना, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में है। और यह अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। दूसरी विशेषता यह है कि जहां पे आप केप ऑफ गुड होप देख रहे हैं, इसकी विशेषता है कि इसका खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, इधर से आया था बार्थोलोम्यू डियाज और आया था यहाँ पे, रुका था और यहाँ पे इसका खोज किया था। एक पुर्तगाली व्यक्ति था, बगल में यहाँ पे पुर्तगाल है, उसके बगल में स्पेन है, यूरोप महाद्वीप में। तो पुर्तगाली व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियाज, उन्होंने ही केप ऑफ गुड होप नामक बंदरगाह का खोज किया था, जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम भाग है। और केप ऑफ गुड होप से ऊपर चलेंगे तो एक और जगह मिलेगा, दरअसल इसका नाम है केप टाउन। इसका नाम क्या है? केप टाउन, केप टाउन। तक केप टाउन कहां पड़ता है? आप कह सकते हैं कि केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। अब प्रिटोरिया आपको यहां पे मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहां है? प्रिटोरिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहां है? आपका जवाब क्या होगा सर? प्रिटोरिया है। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे कि दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल, कैपिटल कहां है? प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया है। जबकि न्यायिक राजधानी ब्लमफॉन्टेन है, न्यायिक राजधानी ब्लमफॉन्टेन है, ठीक है। लेकिन फेमस राजधानी जो एग्जाम में आता है वो आपको यही याद करना है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, ठीक है। और यहां पे जो केप टाउन शहर देख रहे हैं, इसी केप टाउन से आइए ऊपर कॉर्नर में, तो यहां पे आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा मिस्र। यहां पर एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा मिस्र। मिस्र का नया नाम इजिप्ट। एटलस में नाम मिस्र नहीं मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा। मिस्र का नया नाम क्या है? इजिप्ट। और मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी कहां है? काहिरा। तो केप टाउन से काहिरा के लिए एक मतलब रेलवे ट्रैक बनाया गया है, और यही अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग अफ्रीका के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो केप टाउन से काहिरा को जोड़ता है, केप टाउन से काहिरा को जोड़ता है। और काहिरा मिस्र की कैपिटल है, मिस्र की राजधानी है। तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप टाउन से काहिरा शहर तक जाता है। अपने अफ्रीका का विशेषता समझ लिया, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की विशेषता यह भी है
कि क्रोमियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका किसके उत्पादन के लिए फेमस है? आपका जवाब होगा सर क्रोमियम। यहाँ पे क्या होता है? क्रोमियम। विश्व में सर्वाधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक है, और आगे आप देखेंगे, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो आपने देख लिया इन क्षेत्रों का नाम। अब जरा इसके ऊपर चलेंगे तो आप आगे का विशेषता समझेंगे। तो ऊपर चलेंगे तो यहां पे आपको देश मिलेगा, इसका नाम है जिम्बाब्वे। अब यहां पे दो ठो देश है, आप यहां पे देखिएगा तो दो ठो देश है। ऊपर वाला देश का नाम है, एक तो कांगो है ऊपर, कांगो के नीचे आइएगा तो यहाँ पे जाम्बिया, और जाम्बिया के नीचे जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे लिखते हैं JA जाम्बिया, जिम्बाब्वे JI जिम्बाब्वे। तो एक है जाम्बिया और एक है जिम्बाब्वे। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे पहले एक ही था। भारत और पाकिस्तान पहले क्या था सर? एक ही था। तो उसी तरह से जाम्बिया जिम्बाब्वे पहले एक ही था, और दोनों का पुराना नाम था रोडेशिया। रोडेशिया में कितने देश आते हैं? पुराना वाला जो रोडेशिया था, वो रोडेशिया में 2 देश आता है, जाम्बिया JA जाम्बिया, JI जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, नोट कर लीजिएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर देखिएगा तो एक नदी बहती है। अब ध्यान से देखिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर एक नदी बहती है, उसका नाम है जैम्बेजी नदी। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक नदी बहती है, उसका नाम है जैम्बेजी नदी। मैंने शॉर्टकट में जे लिख दिया है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक नदी बहती है, उसका नाम है जैम्बेजी नदी। अर्थात जाम्बिया और जिम्बाब्वे को संयुक्त रूप से रोडेशिया कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगली विशेषता क्या है। जो आगे की विशेषता में आपको जानना है सर कि ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला, इसे कहा जाता है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर बोले तो विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से होकर गुजरती है? आप अफ्रीका का ये वाला एरिया देख रहे हैं, अफ्रीका का ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहां पे एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। तो जो मैंने यहां पे कहा गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी, तो जो गिनी की खाड़ी है वहां पर 0 डिग्री अक्षांश भी गुजरता है और 0 डिग्री देशांतर भी गुजरता है, एक दूसरे को काटता है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को गिनी की खाड़ी के पास में काटता है। तो ये जो मैंने पॉइंट बना रखा है, दरअसल यहाँ पे एक खाड़ी है, और इस खाड़ी का नाम क्या है सर? तो इस खाड़ी को कहा जाता है गिनी की खाड़ी। शॉर्टकट में इधर से एरो मार्क लिख रहे हैं सर। इस खाड़ी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो खाड़ी पाया जाता है, इस खाड़ी को गल्फ ऑफ गिनी, मतलब गिनी की खाड़ी कहा जाता है। और गिनी की खाड़ी वही स्थान है जहां पे 0 डिग्री का अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। और अगली विशेषता है कि विषुवत रेखा अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा, ये वाला देखिए, विषुवत रेखा अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है। उन 7 देशों का नाम क्या है सर? तो विषुवत रेखा अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है, कौन कौन सा? तो आप सीक्वेंस में चलिएगा तो एक देश यहां पे मिलेगा, द्वीपीय देश। तो द्वीपीय देश का नाम तो मैंने पहले ही लिख रखा है, इसका नाम है साओ तोमे। साओ तोमे के बाद है गैबोन। साओ तोमे तो द्वीपीय देश मैंने नीचे लिख रखा है, साओ तोमे। उसके बाद क्या है? गैबोन है, शॉर्टकट में जी लिख रहे हैं सर, गैबोन। और गैबोन के बाद है कांगो, और फिर है कांगो गणराज। साओ तोमे है, उसके बाद गैबोन है। आप देखिए एटलस में, एटलस मिला के पढ़िएगा, ठीक है। तो साओ तोमे, उसके बाद क्या है? गैबोन। गैबोन के बाद है कांगो, और कांगो के बाद है कांगो गणराज, केजी मतलब कांगो गणराज। और उसके बाद फिर देश है युगांडा, यहां पे देश है युगांडा। उसके बाद है केई, केनिया। केई का मतलब क्या होता है? केनिया। और एसो होता है सोमालिया, एसो का मतलब होता है सोमालिया। तो आप यहां जरा देखिएगा 7 देश हुआ कि नहीं हुआ, काउंट कीजिएगा आप। तो यहां देखिएगा साओ तोमे, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज, युगांडा, केई मतलब केनिया, और सोमालिया। इन 7 देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, 7 देशों का नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग को दिक्कत होगा। चलिए यहां देखिएगा, पहला कंट्री का नाम क्या है? साओ तोमे, साओ तोमे। अब साओ तोमे के बाद क्या है? 7 का नाम इस तरह से लिखते हैं। एक का नाम है साओ तोमे, साओ
तोमे। असाओ तोमे के बाद है गैबोन, गैबोन। और गैबोन के बाद है कांगो, और कांगो के बाद है कांगो गणराज, कांगो गणराज, गणराज। और कांगो गणराज के बाद फिर बढ़िएगा आगे तो आपको मिलेगा युगांडा, युगांडा, युगांडा। उसके बाद है केनिया, और केनिया के बाद है सोमालिया, सोमालिया। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है सोमालिया। अब जरा देखिए, तो ये जो आप देश देख रहे हैं टोटल 7 देश है, और इन्हीं देशों से कह सकते हैं कि विषुवत रेखा होकर गुजरती है। टोटल कितना देश है? 7 देश है। इन्हीं 7 देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो 7 देश आपके सामने है सर, तो थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। यही वो 7 देश हैं जहां से कह सकते हैं कि विषुवत रेखा होकर गुजरती है। चलिए, ये जो डॉटेड लाइन जा रहा है आप इसी को मान लेंगे क्या? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा अफ्रीका के कितना देश से? 7 देशों से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया सर? आइए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट के लिए अच्छी बात है। चलिए, हो गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, अच्छी बात है। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? चलिए यहां देखते हैं। आपने देख लिया इधर इन देशों में कुछ की विशेषता है। जैसे विशेषता क्या है जरा समझिएगा ध्यान से। जो आप यहां पे देख रहे हैं कांगो, कांगो देश, कांगो जो देश है उसे वनों का देश कहा जाता है। कांगो जो देश है उसे वनों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनों का देश। दूसरी विशेषता, यहां पर पिग्मीज नाम की जनजाति पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी भी बहती है, यहाँ पे एक नदी भी बहती है, और वह नदी इधर से निकलती है और ऊपर जाकर नीचे आती है और अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। और इस नदी का नाम क्या है सर? कांगो देश में बहने वाली नदी को कांगो नदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कांगो नदी। कांगो देश में बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है? कांगो नदी कहा जाता है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आप जरा देखिए, एक लाइन ऐसे गुजरता है, ऊपर एक लाइन गया नीचे आया, तो 1 बार काटा 2 बार काटा ना। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को कितना बार काटती है? 2 बार काटती है। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक उसी प्रकार ये देख रहे हैं आप लाइन, इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो। इसका नाम क्या है? लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो देश में। और इसी कांगो नदी के बेसिन में किनारे का जो तटीय एरिया होता है उसे बेसिन कहा जाता है। पता चला इधर नदी बह रही है और ये किनारे का एरिया, किनारे का एरिया, तो इसे बेसिन कहा जाता है। इसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है पिग्मी जनजाति, पी आधा ग मिज, पिग्मीज। तो आप लिख सकते हैं कि पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है, जबकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, गौर कीजिएगा आगे, तो उसके बाद मिलेगा युगांडा नाम का देश मिलेगा, युगांडा। और युगांडा में ही यहीं पर एक झील है, यहाँ पे युगांडा में यहाँ पर एक झील है, और इस झील का नाम क्या है सर? इसे लेक ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया झील कहा जाता है। इस झील का नाम है लेक ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। चलिए सर, इसका व्याख्या थोड़ा करते हैं ऊपर करके। इधर लिख रहे हैं विक्टोरिया झील, विक्टोरिया, इसे लेक ऑफ विक्टोरिया या विक्टोरिया झील कहा जाता है, विक्टोरिया झील। यहां पे जो देख रहे हैं झील, इसे लेक ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया झील कहा जाता है। और विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो ऊपर की ओर जाती है, इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो ऊपर की ओर जाती है, और वह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। द वर्ल्ड ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर। द वर्ल्ड ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर, मतलब नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी का उद्गम इसी युगांडा में स्थित, इसी युगांडा में स्थित झील से हुआ है। और इस झील का नाम क्या है सर? तो आप यहां पे कह सकते हैं डेल्टा बनाती है। इस झील का नाम है लेक ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, जो कि युगांडा में पड़ता है सर,
ये देश क्या है? युगांडा है। और युगांडा से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी, खासकर युगांडा में स्थित विक्टोरिया झील से। तो विक्टोरिया झील से निकलती है विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम क्या है? नील नदी है। इसका नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, नील नदी है। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी सर 4 देशों में बहती है। आप देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है नदी, 4 देशों में बहती है। युगांडा, केनिया, सॉरी, युगांडा के बाद ऊपर आइएगा दक्षिणी सूडान, और फिर सूडान है। युगांडा के बाद ऊपर चलिएगा तो दक्षिणी सूडान है। यहाँ पे सूडान नाम का देश है, ऊपर देखिए सूडान, यहाँ जो देश है इसका नाम क्या है? सूडान है। और सूडान के नीचे इसको बोलते हैं साउथ सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, ये भी सूडान है, ये भी सूडान है, पूरा सूडान है, लेकिन सूडान का निचला हिस्सा, इसलिए मैंने एस लगा दिया है। ये भी सूडान है, ये भी सूडान, लेकिन इसका नाम है साउथ सूडान। यहाँ पे क्या है? साउथ सूडान। तो मैंने केवल एस लिख दिया है, साउथ सूडान। और ऊपर क्या है? सूडान है। और ऊपर क्या है? मिस्र है। तो युगांडा, युगांडा के बाद क्या है? दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र। इन चारों देशों से होकर गुजरती है नील नदी। अब थोड़ा सा नील नदी का व्याख्या कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं नील नदी का विशेषता। तो सर नील नदी का विशेषता क्या है वो आप जरा इधर देखिए, साइड में किनारे में। मैं केवल नील नदी के बारे में आपको बता रहा हूं सर। तो नील नदी दुनिया के 4 देशों से बहती है। ठीक है, आप नीचे आइएगा तो एक देश मिलेगा युगांडा, युगांडा, युगांडा के बाद क्या है? केनिया है। और केनिया आ गया, केनिया कहां से आ गया? दक्षिण सूडान है। यहाँ पे साउथ सूडान है। और साउथ सूडान के बाद फिर क्या है सर? सूडान है। और उसके ऊपर क्या है सर? मिस्र है। यहाँ पे क्या है? मिस्र है। और यहीं पर झील है लेक ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, नीचे से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और यहीं से दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, जिसे कहा जाता है नील नदी। ऊपर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में। नील नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। दरअसल अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का स्थापना अलेक्जेंडर ने किया था। वही अलेक्जेंडर, यूनानी योद्धा सिकंदर, सिकंदर का ही उपनाम क्या है? अलेक्जेंडर है। तो नील नदी के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। ठीक है, और नील नदी विश्व के 4 देशों से बहती है, युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र। दरअसल ये जो देख रहे हैं कंट्री, ये पूरा के पूरा सूडान था, और ये सूडान अलग हो गया, विभाजन हो गया। और ये बात है 1911 का। यानी दक्षिणी सूडान पे अब सवाल बता रहे हैं सर। दक्षिणी सूडान पे, दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग देश बना, दक्षिणी सूडान। ऊपर मुस्लिम देश है, यहां भी मुस्लिम जनसंख्या है, जबकि यहां पे ईसाई जनसंख्या है। तो ऊपर मुस्लिम है और नीचे ईसाई है। और यही धार्मिक युद्ध के कारण इन दोनों देशों में 2011 में विभाजन हो गया। तो जो दक्षिणी सूडान है, दरअसल यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग बहुत ज्यादा है, ईसाई बहुलक देश है, ईसाई धर्म के लोग हैं यहाँ पे। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। और जूबा यहाँ पे आपको मिलेगा राजधानी, ये देख रहे हैं यहाँ पे राजधानी जूबा है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है, और विशेषता है कि दक्षिणी सूडान यूएनओ का मेंबर भी बना है। और यूएनओ का सबसे अंतिम सदस्य देश है, 153वां सदस्य देश है, यूएनओ का 153वां सदस्य देश है। ठीक है, और आप क्या जानिएगा कि जो आप ऊपर चलिएगा ऊपर, तो आपको मिलेगा सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तून, खार्तून। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तून है। और ऊपर चलेंगे तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। और काहिरा से होकर गुजरती है नील नदी। और जब नील नदी जाती है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है, यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है। और बांध बनाइएगा तो पानी जा रहा है, बांध बनाने के बाद पानी जा रहा है ऊपर, तो कहीं ना कहीं पानी यहाँ पे भर जाएगा और यहाँ पे झील बन जाएगा। और इस झील को क्या कहा जाता है सर? तो आसवान बांध है। इस बांध का नाम क्या है सर? चलिए लिखते हैं यहाँ पे, आसवान बांध, वान, आसवान बांध। आपका सवाल है, आपका जवाब होगा, कह सकते हैं कि आसवान बांध कहाँ है? तो आसवान बांध आप कह सकते हैं मिस्र में है। और आसवान बांध के कारण ही एक झील बन गया है, इस झील का नाम है नासिर झील,
नासिर, नासिर झील, जो कि प्राकृतिक झील है या कृत्रिम, कृत्रिम झील है। ठीक है, अगर यह बांध नहीं बना होता तो शायद यहाँ पे झील नहीं बनता, पानी भर गया है ना। विद्युत का उत्पादन भी यहां से किया जाता है। ठीक है, तो आपने इन देशों का विशेषता समझ लिया। और पूरी दुनिया में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र करता है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र करता है। और खजूर जो है वह आयरन का स्रोत है, मतलब खजूर में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है सर। आगे की विशेषता की अगर बात करेंगे तो आप समझिएगा, ध्यान से जरा गौर कीजिएगा कि जो सूडान की राजधानी खार्तूम है, यहां पर एक और नदी आकर मिलती है। जो सूडान की राजधानी खार्तूम है, यहां देखिए सूडान की राजधानी आपको यहां पे मिलेगा खार्तूम, और खार्तूम में एक और छोटी सी नदी आकर मिलती है। दरअसल उस नदी का नाम क्या है? तो सूडान में जो आकर मिलती है उस नदी का नाम है, ध्यान से देखिएगा, यहां से एक नदी निकलती है इस तरह से, और इस तरह से प्रवाहित होती हुई नदी यहां पे चली आती है। और ये जो नदी आया दरअसल ये भी नील नदी ही है। और इस देश का नाम है इथोपिया। इस देश का नाम है ETH, यहां लिखता है इथोपिया। ये जो देश है ना ये वाला, इसका नाम क्या है? इथोपिया है सर। चलिए इसको सफेद कलर से लिख रहे हैं। इस देश का नाम है इथोपिया, ETH, इथोपिया, समझ जाइएगा ना। ETH मतलब होता है इथोपिया। तो इथोपिया में एक झील है यहाँ पे, और उस झील का नाम है टाना झील। इथोपिया में यहाँ पे एक झील है, उस झील का नाम है टाना झील। आप नोट कर सकते हैं, टाना, TAN, टाना झील। तो इथोपिया में स्थित टाना झील, और इथोपिया में इथोपिया का पठार भी है। और इथोपिया के टाना झील से निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील, और इसका नाम है व्हाइट नील। दोनों नीले नदी है, इसका नाम है ब्लू नील, इसका नाम है व्हाइट नील। तो ब्लू नील और व्हाइट नील कहां मिलती है? सूडान की राजधानी खार्तूम में, और फिर नील नदी के नाम से आगे बहती है, और फाइनली भूमध्य सागर में जल जाकर गिराती है। यह है दुनिया की सबसे लंबी नदी की कहानी। नेक्स्ट बात सर आगे देखेंगे, अगली विशेषता क्या है जो अगली विशेषता आप देखेंगे कि आपने ऊपर का क्षेत्र तो देख लिया है, अब जब नीचे का क्षेत्र आप देखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा? तो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक देश है यहाँ पे, और इस देश का नाम क्या है? यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक देश है। दरअसल इस देश का नाम है तंजानिया। ठीक है, चलिए सर लिखते हैं नाम यहाँ पे। यहाँ पर एक देश है तंजानिया, TN, मैंने TN लिखा है तंजानिया। आप एटलस में देखिएगा, तंजानिया देश है, युगांडा के नीचे तंजानिया है, समुद्र के तट पर है। और तंजानिया जो है उसकी विशेषता है, एटलस साथ में जरूर लेके बैठिएगा सर, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जरूर रखिएगा एटलस। अगर ज्योग्राफी सीखना है तब, पढ़ना नहीं सीखना है, आपको सिखा रहे हैं। ऐसा यूट्यूब पर रेयर केस में मिलेगा। ठीक है, बाकी कैसा लगता है आप कमेंट में बताइए यार। मैं खुद से क्या बोलूं अपने बारे में। तंजानिया है, तो तंजानिया के तट पर 2 द्वीप है। तंजानिया के तट पर 2 द्वीप है, और तंजानिया के तट पर 2 द्वीप है। एक का नाम है पैम्बा और दूसरा नाम है जिंजीबार। तो एक का नाम है पैम्बा द्वीप, पैम्बा द्वीप, और पैम्बा के नीचे क्या है? जंजीबार। और पैम्बा और जंजीबार द्वीप दरअसल लौंग के उत्पादन के लिए फेमस है। लौंग, आप नोट कर लीजिएगा, पैम्बा और जंजीबार द्वीप पर किसकी खेती की जाती है? आपका जवाब है पैम्बा और जंजीबार द्वीपों पर लौंग की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? लौंग तथा इलायची की खेती की जाती है। ज्यादा मात्रा में लौंग की खेती की जाती है। तो ये आपने तंजानिया का कहानी सुन लिया। तंजानिया जो है उसके ऊपर चलिएगा तो मिलेगा केनिया। तंजानिया के ऊपर क्या है? केनिया। और केनिया सर दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है, जबकि विश्व में चाय उत्पादन में केनिया का 5वां स्थान है। तो केनिया कैसा देश है? केई मतलब क्या होता है? केनिया। और केनिया चाय उत्पादक देश है। चलिए से लिखते हैं, केई मतलब होता है केनिया, और केनिया कैसा देश है? चाय उत्पादक देश है। यानी यहाँ पे चाय बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कहाँ पे? केनिया में, खास विशेषता है। और यहां पर एक ज्वालामुखी मिलेगा आपको, यहां पर। अब यहां पे एक ज्वालामुखी मिलेगा, जरा समझिएगा ध्यान से। तंजानिया एक देश है, तंजानिया देश में एक बड़ा ही फेमस ज्वालामुखी है। ठीक है, और ज्वालामुखी का वैसे तो चैप्टर नहीं है, ज्वालामुखी वाला पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप कमेंट में जरूर बताइए कि तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केनिया है, केनिया चाय उत्पादक देश है। केनिया के ऊपर चलिएगा तो क्या मिलेगा? सोमालिया। केनिया के ऊपर चलिएगा तो क्या मिलेगा? सोमालिया। सोनालिया नहीं है, अब किन्हीं को सोनालिया याद आ रही होगी।
सोमालिया नाम का देश है, सोमालिया, SOMALIYA, सोमालिया। तो सोमालिया यहां से लेकर के यहां तक है। और सोमालिया का नक्शा देखिएगा सर, तो ऐसा लगेगा जैसे सिंह है, ऐसे निकला हुआ सिंह है। तो सिंह को कहा जाता है हॉर्न, अंग्रेजी में हॉर्न कहा जाता है, अर्थात हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसमें 3 देश है। ये देश दिख रहा है, इसका नाम है जिबूती, जे अर्थात जिबूती। जिबूती के नीचे ETHO, इथोपिया, और उसके नीचे सोमालिया। जिबूती, इथोपिया और सोमालिया है। जरा देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा अफ्रीका का पूर्वी भाग, देख रहा है, नहीं लग रहा कि सिंह जैसा अफ्रीका का पूर्वी भाग है। तो यहां पे एक देश है जिसका नाम है जिबूती, जिबूती। और जहां पे जिबूती देख रहे हैं, उसके बाद फिर देखिएगा तो फिर एक देश मिलेगा आपको यहां पे, इथोपिया, इथोपिया, जिबूती, इथोपिया। ये वाला जिबूती है और ये वाला इथोपिया है। उसके बाद ये वाला देख रहे हैं, इसका नाम है सोमालिया है, सोमालिया। जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इन 3 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप ऐसे भी कह सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं कहिए आप, देखिए बताता हूं सर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। वो तीनों देशों का नाम आप नोट कर लीजिएगा। 4 देश का नाम होगा, 5 देश का छांटने के लिए होगा। कुछ लोग 4 भी पढ़ाएंगे, लेकिन रियलिटी में 3 ही है। आपके एग्जाम के लिहाज से 3 है, मैंने 3 बताया, ठीक है। तो चलिए सर आगे देखते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश, उन 3 देशों का नाम कुछ इस प्रकार है, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। सोमालिया समुद्री लुटेरा के लिए प्रसिद्ध है, सोमालिया समुद्री लुटेरा के लिए प्रसिद्ध है। इसी इथोपिया में झील मिलेगा जिसका नाम होगा ताना झील, ताना झील, लेक ऑफ ताना, ताना झील है। इथोपिया में इथोपिया का पठार है, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या देखा सर? सोमालिया देखा। सोमालिया समुद्री लुटेरा के लिए प्रसिद्ध है। क्यों समुद्री लुटेरा के लिए? इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस क्षेत्र से जब कोई जहाज होकर गुजरता है, इस क्षेत्र से जब कोई जहाज होकर गुजरता है, तो सर सोमालिया के जो लुटेरा लोग होते हैं उस जहाज को लूट लेते हैं। दरअसल यहां पे एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है बाब अल मंडाब जलसंधि। यहां पर एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है बाब अल मंडाब जलसंधि। और जो बाब अल मंडाब जलसंधि है, चलिए सर यहां पे देख रहे हैं, यहीं पे जलसंधि है, और इस जलसंधि का नाम है बाब अल मंडाब जलसंधि। और कहीं ना कहीं बाब अल मंडाब जलसंधि के पास से जब कोई जहाज गुजरता है, तो गुजरने के क्रम में क्या होता है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरा लोग जहाज को लूट लेते हैं। जिबूती के पास में है। ऊपर जो देख रहे हैं ये अरब प्रायद्वीप है, रंगा हुआ भाग एशिया का है। और यहां पर एक देश आपको मिलेगा एशिया में, यहां पे दरअसल यहां पे एक देश मिलेगा। तो जो एशिया का जो देश है इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम है यमन, इसका नाम है यमन। यहां पे देख रहे हैं, चलिए इसका नाम ऊपर लिखते हैं सर, यमन। तो यमन नाम का देश, यमन की राजधानी साना होता है, वो एशिया में पड़ता है, अफ्रीकी देश नहीं है यमन। मैंने यमन का नाम इसलिए लिया है कि यमन के नीचे वाला देश है जिबूती। तो जिबूती अफ्रीकी देश है, यमन एशियाई देश है। जिबूती और यमन के बीच में एक जलसंधि है, इसी जलसंधि का नाम है बाब अल मंडाब जलसंधि, जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। संकीर्ण जलसंधि है, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है क्योंकि इस जलसंधि से जब समुद्री व्यापारिक जहाज होकर गुजरता है तो सोमालिया के लोग उस जहाज को लूट लेते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा यहाँ पे बाब अल मंडाब जलसंधि। तो जलसंधि का नाम कहीं नोट कर देते हैं सर, यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने एक जलसंधि का नाम लिया अभी, बाब अल मंडाब, बाब अल मंडाब जलसंधि, जल संधि। और याद रहे बाब अल मंडाब जलसंधि, दरअसल इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आप नोट कर लीजिएगा सर, बाब अल मंडाब जलसंधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है क्योंकि इस जलसंधि के पास से जब समुद्री व्यापारिक जहाज होकर गुजरता है तो सोमालिया के लुटेरे लूट लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका हो गया स्क्रीनशॉट, और इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर। अफ्रीका महाद्वीप का भाग 2 अगली वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाजत, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद। ठीक है, ये अफ्रीका का भाग 1 था, ये अफ्रीका का भाग 1 था, इसका भाग 2 अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए सर, जय हिंद।